हाँ, ये भारत है और यहाँ इस देश में शहीदों ने देश के लिए लड़ते हुए जो है ना फांसी के फंदे कबूल किए हैं, अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानियाँ दी है कि ये देश बने। आज अगर किसी को गलतफहमी है कि वो हमारे भारत को कमज़ोर कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने एक लाइन से कहा, जब तक कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन नहीं बनेगी, शोषित वर्ग को वहाँ जाने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक शोषित वर्ग अपने उम्मीद छोड़ दे कि वहाँ से उनको न्याय मिलेगा। मैं ऐसी भ्रष्ट संस्था का जो है ना के विरोध में हूँ और मैं चाहता हूँ कि वहाँ अवसर मिले, क्योंकि संविधान समता के अवसर की बात करता है, उससे अभी तक हमें वहाँ वंचित रखा गया है। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। दिसंबर 2019 हैदराबाद एक रेप हुआ और पुलिस ने एनकाउंटर किया और हमने खूब तालियां बजाई कि पुलिस ने तत्काल न्याय कर दिया। ये अच्छा हुआ, इससे सबक मिलेगा। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि वो एनकाउंटर फॉल्स था, वो झूठा एनकाउंटर था। सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए निर्दोष लोगों को पकड़ के उनका एनकाउंटर कर दिया गया। सब लोग चुप। दूसरी एक घटना बिहार की है, लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड। 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी, 56 लोगों की, जिनमें बच्चे भी थे, और पेट चीर चीर के जो है छोटे बच्चों को निकाला गया था तलवार की नोक पे। इल्जाम लगा था रणवीर सेना। हाई कोर्ट ने नहीं, लोअर कोर्ट ने उनको सजा कर दिया आजीवन, और माननीय हाई कोर्ट ने बिहार के उनको बरी कर दिया। मतलब हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं कि उन 56 लोगों की हत्या किसने की, जैसे वो 56 इंसान नहीं थे, वो 56 कीड़े मकोड़े थे। फिर तीसरी घटना जो अभी मैंने बहुत जल्द ही 1 साल पहले देखी, वो घटना नेमावर की आदिवासियों की। अगर आपको याद हो, एक बच्ची और उसके परिवार के 4 लोगों की हत्या करके जो है वो एक गड्ढे में, बड़े से गड्ढे में डाल दी गई थी। मैं और मध्य प्रदेश के हमारे साथी सब लोग, हम लोग जयेश और सब लोग गए थे। जब ये पता लगा कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही और हमने मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैं हिमांशु जी की ओर आ रहा हूं। बड़ी मुश्किल से उस आंदोलन के दबाव में सीबीआई जांच की जो है घोषणा हुई। लेट शुरू हुई, लेकिन जब वो शुरू हुई तो नए 7-8 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर कहीं अन्याय हुआ है और उसको न्याय हम लोग दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए जांच जरूरी। और यही मांग तो कर रहे हैं हिमांशु जी, और कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, चंदा नहीं मांग रहे हैं सरकार से, ना नई नौकरी मांग रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो पार्ट टाइम जॉब साहब बोले ना वकील साहब हमारे, कि वो जो रिटायरमेंट के बाद वाली जॉब है वो नहीं मांग रहे। मैंने सोनी दीदी को भी सुना, अक्सर मुझसे बात उनकी होती रहती। उन्होंने मुझसे पहले भी, जब बस्तर में कुछ हुआ था, उन्होंने मुझसे कहा आ जाओ। और मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ। सुबह उठने के बाद जब हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में तो कम, लेकिन अखबार में या बहुजन मीडिया के कुछ चैनल्स वगैरह में मिल जाता है। अब तो आंसू भी सूख गए। रेप, हत्या, डकैती, चोरी, लूटपाट। हम भारत में रहते हैं और भारत तमाम जाति धर्मों से बना हुआ एक देश, इसको संगठित किया गया संविधान के जरिए। यहां चोर, हत्या, रेपिस्ट हैं तो यहां अच्छे लोग भी। उसी तरह से चोर, रेपिस्ट, हत्यारों का सम्मान नहीं होता है, लेकिन अच्छे लोगों का सम्मान होता है। उनको सुनने वाले लोग होते हैं, उनकी बात का अनुसरण करने वाले लोग होते हैं। आज भी बाबा साहब के नाम पे हम लोग, लाखों लोग जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार। ये इस बात का प्रमाण है, आज बाबा साहब नहीं है। उसी तरह से जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो सुरक्षा दल के हो, पुलिस के, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो अपराध करेगा हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक उसको सजा नहीं मिलती। क्योंकि अपराध के लिए कानून एक, चाहे वो मेरा द्वारा किया गया हो या फिर जज साहब के द्वारा किया गया। यहां जितने हमारे साथी बोले ना, वो सब पीड़ा बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। और मैं सोचता था, कभी कभी तो ऐसा लगता था कुछ को सुन के, आज तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारी महिला शक्ति का, कि जब वो इतना
दम से बोलने लगी हैं, वो इतने दम से बोल रही हैं, इसका प्रभाव बहुत लोगों पे पड़ने वाला है और बहुत लोग उनको सुन के तैयार हो। लेकिन मैं किसी डरी हुई एजेंसी से डर जाऊं, घबराई हुई एजेंसी से डर जाऊं, वो भी वो एजेंसी जिसको मैं, जो मेरे खून पसीने कमाई से, जिसको जो है ना टैक्स, मेरे टैक्स से जो चलती है, उनको तनख्वाह हमारे पैसे से मिलती है, उस सुप्रीम कोर्ट, डरे हुए सुप्रीम कोर्ट से नहीं डर सकते हम लोग। बेसिकली समझना पड़ेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट है क्या। क्या है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट वो है जिसमें जो जज साहब बैठे हैं ना, वो उनको तनख्वाह हमारे टैक्स से मिलती है। वो बेसिकली हमारे लिए बैठे हैं, वो सरकार और पुलिस के लिए नहीं बैठे हैं। और वो जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके फैसलों पे हम लोग डर जाएं, कभी कभी भी नहीं हो सकता। ये भगत सिंह का देश, यहां तो अन्याय के खिलाफ बलिदान हुए, हम उनको मानने वाले लोग कैसे डर सकते हैं? तो स्पष्ट है कि मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद है कई फैसलों से सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गलत हो सकता है, मेरे पास इसके एविडेंस है। हमारे यहाँ 2 मामले, SC/ST प्रिवेंशन एक्ट का जो मामला है, उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया, बदला ना सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि नहीं ठीक है, पहली बार में गिरफ्तारी हुई FIR लिखने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट से मिस्टेक हो सकती है। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट जो सरकार के हिसाब चलेगा, उसकी बात हम लोग मानने लगे, तो फिर सरकार ही सब कुछ हो जाएगी। ये भारत और ये संविधान तो चलता है। मैं जहां तक इस पूरे मामले को समझ पाया, या तिसलता जी के मामले को समझ पाया, पहली बात तो मैं सिलेक्टिवली नहीं लड़ता हूं। हिमांशु जी से मेरा गहरा रिश्ता है। जब मैं NSA में जेल में था, ये मुझे नहीं जानते थे, मगर ये पैदल यात्रा करके सहारनपुर गए मुझसे मिलने के लिए। सरकार ने मिलने नहीं दिया, वो एक अलग बात है, क्योंकि चाहे कन्याकुमारी से और कश्मीर तक सत्ता का चरित्र एक होता है, ये मैंने देखा। और यही बात प्रशांत जी भी कह रहे कि सरकार किसी की हो, चंद पूंजीपतियों की जेबें भरने के लिए अगर सरकार काम करेगी और सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करेगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। जैसा मैंने कहा कि मामले सिलेक्टिव, जब सुप्रीम कोर्ट अच्छा काम करेगी, हम उसका भी समर्थन करेंगे, हम उसको भी आदर्शवादी न्याय के रूप में देखेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जरिए अन्याय होगा, तो हम उसको भी, और देखो ये सुप्रीम कोर्ट, फिर कह रहा हूं, जब हम टैक्स देते हैं तो हमें उसके हर फैसले पर नजर रखनी चाहिए। और हमने जो उदाहरण दिए गए साथी हमारे प्रशांत जी द्वारा, वो उदाहरण स्पष्ट है कि किस तरह कुछ जज जो है अपना जमीन बेच के जो है वो न्याय कर रहे हैं। ऐसे न्याय से न्याय का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा था कि मैं सिलेक्टिवली नहीं लड़ता हूं, अब तक देख लीजिए, चाहे वो CA का मामला हो, NRC का मामला हो, किसानों का मामला हो, यलगार परिषद का मामला हो, भीमा कोरेगांव का मामला हो, रोस्टर का मामला हो, कोई एक ऐसा इशू नहीं है कि जहां न्याय खिलाफ लड़ा गया और वहां मैंने, और हिमांशु भाई है मेरे, उनके साथ अन्याय हो, तो हम ऐसा कैसे देखा जा सकता है? तो इसलिए मैं पूरी घटना को समझ पाया कि सरकार ये चाहती है कि हमारा बोलने का अधिकार छीन लिया जाए, हमारे लड़ने का अधिकार छीन लिया जाए। और ये अधिकार हमें सरकार नहीं देती, सरकार को ये समझना पड़ेगा, ये अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। तो ये देश संविधान तो चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी और सरकार को, और माननीय जो न्यायालय में, जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा, जिसको हम न्याय का मंदिर कहते हैं, ये बात उनको भी समझनी पड़ेगी। कई ऐसे मामले हैं, मैं भारत में बहुत सारी चीजों को हम नोटिस करते हैं, क्योंकि 23-24 का स्टेट में हमारा संगठन है। आज हमारी जब पता लगा दीदी यार, तो छत्तीसगढ़ की टीम भी आई हुई है, उन्होंने मुझसे एक निवेदन भी किया है। तो मैं समझता हूं कि इतने मामले हैं सुबह से शाम तक कि समझ नहीं आता किस मामले को लिखें। इतने मामले हैं, लगता है ये बुरा है, उसके बाद जो दूसरा पता लगता है वो उससे ज्यादा बुरा है। तो जब मैं पूरे भारत में घूमता हूं तो समझ आता समस्या एक, अब पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ दीदी, मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है कि अभी भी आदिवासियों को, दलितों को इंसान नहीं समझा गया है, उनको जानवर ही समझा गया है। और जानवरों की हत्याओं पे इस देश में शायद जो है ना लोगों को तकलीफ नहीं होती। मैं उसी समाज से आता हूं, तब मैं इस बात को कह रहा हूं। मैं यहां खड़े होकर इस बात कहता हूं तो हो सकता है लोग मुझे जातिवादी कह दें। जब प्रशांत भाई इस बात को कहेंगे, शायद लोग इस बात को ना कहें, वो कहें कि प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इस सच्चाई को जानता हूं कि मैंने कहीं ऐसी घटना देखी, पूरा भारत का जो मेन स्ट्रीम है, चाहे वो खिलाड़ी हो या एक्टर हो या न्यूज चैनल हो, कुछ सब लोग लिखते हैं। मैं एक घटना का जिक्र करूंगा
जबकि मैं आदिवासियों की तरफ से मानता हूं कि प्रकृति की सबसे ज्यादा संरक्षण और प्रकृति की सबसे ज्यादा जो है सम्मान, वो पूजा जो है वो करते हैं। एक हथनी के साथ कुछ हुआ था, अगर आपको याद हो, वो दुखद था, लेकिन उससे बुरा आदिवासियों के साथ होता है, कभी चर्चा नहीं होती। अगर कुछ लोग आज लड़ने के लिए खड़े हुए हैं तो आप उनकी जीभ काट लो। ये आजाद भारत है सर, सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना पड़ेगा और सरकारों को भी। और रही बात जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है गोमपाड़ के मामले में, तो मैं दीदी से वादा करता हूं कि जल्द हम लोग जो है ना, और हम हिमांशु जी को भी ले चलेंगे, हम गोमपाड़ फिर जाएंगे, हम उन लोगों के बीच में जाएंगे, उनके दर्द को सुनेंगे। वो दिल्ली चल के आते हैं, ये बहुत अच्छी बात, लेकिन हम वहां जाएंगे उनके बीच सुनने के लिए, और वहां की सरकार से भी पूछेंगे और इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सुनना पड़ेगा। अब एक और बात, जुर्माना इनके ऊपर है 5 लाख रुपए, तो ये कहते जुर्माना नहीं देंगे, वो कहते जेल भेज देंगे। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिस दिन हिमांशु जी को जेल भेजा जाएगा, मैं इनके साथ जेल जरूर जाऊंगा, मेरा वादा है। क्योंकि मैंने 16 महीने एक साथ जेल काटी, और मैं दिल्ली की तिहाड़ में भी एक्सपर्ट हूँ। वहां मेरे बहुत सारे लोग रहते हैं, पीड़ित हैं, उनकी लड़ाई भी मुझे लड़नी है। 2 बार मैंने दिल्ली की तिहाड़ देखी। जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मेरे लिए नया था, जब मैं सेकंड टाइम गया तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लोग यहाँ से जाने को तरसते हैं, आप कैसे चले आए? तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप लोगों की याद खींच लाई, और आज मैं यहाँ हूँ तो इन सब की वजह से जो अपने जीवन की परवाह न करते हुए लड़ रहे हैं। और अगर कोई लड़ रहा है तो अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आपको उसका साथ देना चाहिए। और मैं यहाँ ये बताने के लिए हूँ कि हम आपके साथ हैं हिमांशु भाई, और आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं अंबेडकरवादी, पहले भी अंबेडकरवादियों ने इस लड़ाई को, भारत एक मजबूत भारत बने, भारत की दुनिया में एक पहचान बने, उस लड़ाई को लड़ा। आज मैंने आपको सुना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं मेरे काम करने के तरीके दूसरे हैं। एक बार मैं इंपॉर्टेंट स्टोरी आपको बता देता हूं। मैंने गांधी जी की तरफ से भी सोच के देखा था, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं सहारनपुर जेल में था, 2 अप्रैल का मामला था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी, बहुत सारे लोग झूठे मुकदमे थे, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने कहा कि चलो, मैंने पहला पत्र लिखा महामहिम राष्ट्रपति जी को कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूं। तो मेरे साथियों ने मुझे समझाया कि इच्छा मृत्यु क्या मतलब है, आप भूख हड़ताल करो। तो यहां मैं इस अनशन से मैं गांधी और भगत सिंह दोनों को जोड़ देता हूं। मगर आप विश्वास करेंगे, मेरा अनुभव इतना कड़वा है कि 8 दिन में भूख हड़ताल पे रहा। मीडिया ये लिखता रहा हमारे लोगों को, जेल में मेरे मिलने वालों के रास्ते बंद हुए कि चंद्रशेखर 3 टाइम खाना खा रहे हैं, और वो भूख हड़ताल पे नहीं। और जेल में आप भूख हड़ताल करते हो तो एक और मुकदमा है। लेकिन फिर एक साथी मुझसे मिलने के लिए आए, उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार भी चाहती है आप मर जाओ, और आप खुद भी मरना चाह रहे हो, तो आप सरकार का काम आसान कर रहे हो। इस बात का अर्थ ये कि मरने से काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम चलेगा। और लड़ने में अगर शहादत होती है तो उस शहादत देने को हम लोग तैयार हैं, लेकिन ना अन्याय के खिलाफ झुकेंगे और ना ही झूठी डरी हुई सजनसी जो नौकरी के लिए फैसले सुना रही है, ऐसी सरकार से भी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डरेंगे। और मैं मानता हूं जब तक कॉलेजियम सिस्टम नहीं खत्म होगा, जब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बनेगा, तब तक न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करना इस देश के शोषित वर्ग की बेवकूफी है। और मेरी बेवकूफी, मुझे बेवकूफी की आदत नहीं है, ना मेरे अंदर गलतफहमी। बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्वास के साथ कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती सुधारेंगे। अगर नहीं भी सुधारते तो आप विश्वास कीजिए कि जब आप चलेंगे भारत की जेल की तरफ, तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली की सड़कों पे पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। लड़ने वाले बहुत हैं, आप आगे बढ़ के लड़िए, हम सब लोग आपके साथ। धन्यवाद, जय हिंद।